पर्सनल डिसीजन था जब लॉकडाउन के अंदर जब रियलाइज किया कि इस फील्ड पे मुझे कुछ करना है और हटके करना है। हमने सोचा भी था, उसका खुद का चॉइस था, बचपन से नहीं। बाद में उसको लगा कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो करेगा और ये उसकी अपनी मेहनत थी मैं और उसने ये प्रूव किया और उसने अपनी तैयारी की और जो तैयारी की वो सेल्फ स्टडी की। देश की सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे अधिक एस्पिरेंट, देश के कई राज्यों के कोने कोने से आए प्रतिभागी, चुनिंदा सीटें और उन सीटों पर होने वाला लंबा संघर्ष। ये कहानी यूपीएससी फाइट कर रहे उन तमाम लोगों की है जो देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनने का सपना लिए हुए हैं। ये सपना कई लोगों का अब सच हुआ है। कई अहम ऐसे किरदार हैं जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी को साबित करके दिखाया है, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी लगन और उन तमाम चीज़ों को लेकर जो उनकी परीक्षा की तैयारी के दौरान रही। ये परीक्षा केवल उन एस्पिरेंट्स की नहीं थी, उनके परिजनों की भी रही है। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ है जो महज 24 साल के हैं और दूसरे अटेम्प्ट में 308वीं रैंक लाए हैं। आज हमारे साथ हैं यूपीएससी क्लियर करने वाले हिमांशु भास्कर। स्वागत है हिमांशु जी। थैंक यू। हिमांशु जी, बेहद खुशी की बात है कि चौक मीडिया के दफ्तर में आप हैं और आप युवा हैं, लेकिन एक संघर्ष को आपने इस बेहद कम आयु में जिया है। सबसे पहले तो सफलता की बधाई। तमाम लोग जो चौक मीडिया के जरिए आपको देख रहे हैं, एक सफल यूपीएससी को क्लियर करने वाले अभ्यर्थी के तौर पर आपको देख रहे हैं, लेकिन सफलता से ठीक पहले का एक बड़ा संघर्ष होता है। और जब बेहद कम आयु में किसी को सफलता मिलती है तो कहते हैं कि ये सफलता बिरले ही लोगों को मिलती है, जिनमें से हिमांशु जी आप हैं। किस तरीके की आपकी तैयारी रही और क्या इसमें पूरा प्रोसेस रहा जो यूपीएससी क्लियर करने में और सेकंड अटेम्प्ट में ही आपको सफलता की ओर लेकर गया? धन्यवाद सर। सर, जो जर्नी रही है यूपीएससी की, वो मेरी 2 साल की रही है जी। 2021 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की थी, जिसके बाद में मैंने इस परीक्षा में बैठने का फैसला किया और अपनी तैयारी भी मैंने 2021 में शुरू कर दी थी। मेरे पहले प्रयास में मैं मेंस परीक्षा तक पहुंचा था और उसको मैं 3 नंबर से क्लियर नहीं कर पाया था। और उसके बाद मेरे दूसरे प्रयास में मैंने इस परीक्षा को पास किया है। और इसके पीछे का जो जैसे आपने संघर्ष की बात करी, तो वो मेरे हिसाब से ये संघर्ष जो है वो लगातार होने वाला संघर्ष है जी। अगर आप 2 साल तक रोज उस संघर्ष के अंदर आप रह सकते हैं, बैठ सकते हैं, तो ये परीक्षा आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा क्लियर करना। हिमांशु जी, एक सपने की तरह लगता है, चूंकि आज आपने इस परीक्षा को पास किया है, तमाम अपने परिजनों की बधाइयाँ भी मिल रही होंगी, जो दोस्त हैं वो भी गर्व की बातें कर रहे होंगे, कुछ टेक्स्ट मैसेज भी ऐसे आए होंगे जो आपकी स्माइल को बढ़ा रहे होंगे। लेकिन तमाम लोग हैं उस संघर्ष को जानना चाहते हैं, उस इंस्पिरेशन स्टोरी को जानना चाहते हैं जो सफलता के द्वार पर लाकर आपको खड़े किए हुए हैं। इसके पीछे तैयारी के पैटर्न पे बात करें और चूंकि आप भाषा के लिहाज से बात करें तो अंग्रेजी माध्यम से रहे आपका, चूंकि हिंदी भाषी भी इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में उतरते हैं, लेकिन अक्सर उनकी शिकायत रहती थी कि अंग्रेजी भाषी लोग ज़्यादा हमारी संख्या ले जाते हैं। और एक मैकेनिकल इंजीनियर का प्रशासनिक मशीनरी को ठीक करने के लिए आना, ये भी एक बड़ा उम्दा विषय रहेगा, क्योंकि चुनौतियां मैं ये मानता हूं कि अब शुरू हुई हैं। इसे किस तरीके से लेते हैं, तैयारी कैसे आपने की? और चूंकि आपने केवल 3 साल में इस परीक्षा को, मैं कहता हूं 2 बार क्रैक कर दिया, क्योंकि आप पहली बार में उस सीढ़ी तक पहुंचे जहां सफलता सुनिश्चित करने का एक मार्ग था, दूसरी बार आपने कर दिखाया। तो इतने कम समय में, क्योंकि देखा है दिल्ली की बात करें तो मुखर्जी नगर में बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो कई सालों तक तैयारी करते हैं, आपने महज 3 साल में 2 बार परीक्षा दी और दोनों बार में उस सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंचे और अब सफलता है। तो कैसे तैयारी कैसे की, वो पॉइंट्स क्या थे जिनको पढ़कर जो चौक मीडिया से जुड़े हुए हैं वो तमाम लोग जान पाए, सीख पाए कि इस तरीके से तैयारी करेंगे तो सफलता सुनिश्चित रहेगी? जी।
सर मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट जो होगा तैयारी का वो होगा एक प्लान्ड स्ट्रेटजी के तौर पे आगे बढ़ना। जी। कई बार मैंने ये देखा है, कुछ मेरे जो और भी दोस्त हैं जो काफ़ी पहले से मेरे से प्रयास कर रहे हैं, वो पहले पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद में कोई स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। जी। मेरे हिसाब से मैंने पहले जब तैयारी करने का प्लान बनाया, उसमें मैंने किसी भी किताब को पढ़ने से पहले एक अपनी पूरी स्ट्रेटजी को बनाया था कि मैं कौन से साल में अपना पहला अटेम्प्ट देना चाहूँगा, कौन सा सब्जेक्ट मैं अपना चुनना चाहूँगा जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ही अहम होता है, वो सब्जेक्ट का चुनाव, जो मेरा सोशियोलॉजी था। और उसके बाद छोटे छोटे गोल्स में अपनी पूरी तैयारी को बांटना, जैसे कि मैं 2 महीने के अंदर अपना कौन सा पार्ट कंप्लीट करना चाहूँगा और ज़्यादा समय मैं शुरू में किस सब्जेक्ट को देना चाहूँगा, और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगी तो मैं कौन से सब्जेक्ट को थोड़ा उस टाइम पे ज़्यादा रखूँगा। जैसे सर उदाहरण के तौर पे हमने ये देखा है कि आर्ट एंड कल्चर जैसे जो सब्जेक्ट हैं जी। जिनमें याद रखने का थोड़ा ज़्यादा उसके अंदर सिलेबस होता है, उनको मैंने एंड के लिए रखा था ताकि उसको मैं ज़्यादा याद रख पाऊँ परीक्षा से जस्ट पहले। जी। इसके बाद सेकंड चीज़ सर जो मैं बोलना चाहूँगा वो होगा कि सारी स्टेजेस ऑफ जो एग्जामिनेशन है उनके लिए अपने आप को शुरू से तैयार रखें। जैसे सर हमें पता है कि मेंस की जो परीक्षा है वो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है जी। जिसमें लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में आंसर लिखे जाते हैं। कई बार सर ये देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और सिर्फ सिलेबस को पढ़ते हैं और याद रखते हैं। जी। तो उसमें सर मेरे हिसाब से जितना जल्दी हो सके आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है, रीडिंग के साथ राइटिंग भी। जी जी जी, वो भी आपको करना चाहिए। जी। सब्जेक्ट की आपने बात की, विषय चयन बेहद महत्वपूर्ण है और आपने विषय भी बताया, तो जाहिर तौर पर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिर इस विषय की ओर झुकाव, सवाल तो बनता है। जी सर। सर मैंने जैसे ही सब्जेक्ट चुनाव की मैं प्रक्रिया से निकल रहा था, तो मैंने काफ़ी सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो सिलेबस के अंदर दिए गए हैं यूपीएससी के द्वारा हमारे को, उन सब का सिलेबस देखा था और कुछ सब्जेक्ट्स जो कि मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे उनमें से उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखे थे जी। कि मेरे इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कौन सा सब्जेक्ट में सिलेबस ऐसा है जो मैं आराम से 2-3 बार उनको परीक्षा से पहले कर सकता हूँ। जी। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, तो उसके अंदर अगर मैं उसको एक बार पढ़ भी लेता तो उसको बार बार रिवीजन करने का मेरे हिसाब से इतना टाइम नहीं मिलता। सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है सर वो बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, और दूसरा उसका फ़ायदा मुझे और भी पेपरों में मिलता है। जैसे हमारा जो जनरल स्टडीज़ 1 का पेपर है उसके अंदर इंडियन सोसाइटी सिलेबस में भी है जी। तो इसीलिए मैंने सर सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको चुना और फील्ड में भी एक काम आएगा। जी सर बिल्कुल। एक बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि जब विषय का चुनाव हम इतर करते हैं तो ये मैं उनके लिए बेहद ज़रूरी सवाल है जो इस पूरी प्रक्रिया में आते आते अंत तक असफलता की ओर बढ़ते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो और बीच में कई बार विषय चेंज कर देते हैं कि अभी हमने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो डिफरेंट फील्ड से की, उसमें फैकल्टी अलग रही, और हमने यूपीएससी के लिए जब तैयारी की तो सब्जेक्ट अलग रहा। 1 या 1.5 साल में जो भी उस विषय को पढ़ा, सफलता नहीं मिली तो वापस से कोई सब्जेक्ट चेंज किया, उनके लिए भी किस तरीके की संभावना दिखती है अगर सब्जेक्ट एकदम से चेंज करना पड़े? जी सर, पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबको अपना एक ऑनेस्ट असेसमेंट करना चाहिए। जी। हमें ये देखना चाहिए सर कि क्या वो सब्जेक्ट ही उस चीज़ के पीछे है कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया हूँ, या कोई और भी कारण उसके पीछे रहे होंगे। अगर कोई इस डिसीजन पे आ ही गए हैं कि भाई सब्जेक्ट की वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया हूँ, तो उसमें सर जब नए सब्जेक्ट का चुनाव करें तो उन पॉइंट्स को दिमाग में रखा जाए कि पिछले वाले सब्जेक्ट में क्या कुछ कमियां थी, उसके बाद ही नए को सिलेक्ट किया जाए। जी। दूसरी चीज़ सर इसमें थोड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आपने बोला कि ग्रेजुएशन में कुछ और था, तो सर कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं जो ग्रेजुएशन में तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद थे, बट यूपीएससी में थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। जैसे कि सर साइंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आमतौर पे यही देखा गया है कि थोड़ा यूपीएससी के अंदर उनका इतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जो पास्ट ईयर के जितने भी टॉपर्स हैं, अगर हम उनके मार्क्स देखें
तो ज़्यादातर सर हम यही पाएंगे कि कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर डेफिनेटली फ़ायदा मिला है, कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर। हिमांशु जी, खास तौर पर ये साक्षात्कार इसीलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि आपने किसी कोचिंग के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी जी। उसके बिना भी क्या सफल हुआ जा सकता है? जी जी जी, एक उदाहरण तो आप हैं। जी। सर ये बिल्कुल ठीक है। मैंने किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया था और इसके पीछे सर मेरा कॉन्शियस डिसीजन था जी। क्योंकि सर मुझे ये फील हुआ कि जितना मैं खुद से अपने से बैठ करके कर सकता हूँ, शायद कोचिंग में जाकर के उस लेवल का मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि सर अगर उदाहरण दें तो कोचिंग के अंदर सर आने जाने का टाइम लगता है जी। उसके बाद उनकी सर अपनी एक पेस होती है पढ़ाने की और एक अपनी शैली होती है कि वो पहले कौन सा सब्जेक्ट कराएंगे, दूसरा कौन सा कराएंगे। मेरे हिसाब से सर खुद से पढ़ने से एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर आज मुझे लेट पढ़ाई शुरू करनी है तो मैं लेट पढ़ाई शुरू कर सकता हूँ। कोचिंग से वो नहीं मिल पाता है। और दूसरी चीज़ सर, जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी तो लॉकडाउन भी लगा हुआ था जी। तो जितनी कोचिंग थी भी वो सारी ऑनलाइन ही थी। तो मैंने सोचा सर कि क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है ऑलरेडी और ऑनलाइन ही अगर कोचिंग है तो क्यों ना खुद से ही उसको प्रिपेयर किया जाए, तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। कोचिंग की बात आपने की, लेकिन इसमें मैं मानता हूं कि एक बड़ी कोचिंग आपके घर में मौजूद थी। आप के पिता कर्नल हैं, यानी अनुशासन वहां पे दिख रहा है और माता तो हमेशा अनुशासन के लिहाज से रहती है। एक पारिवारिक माहौल, अगर कोई कोचिंग नहीं जा रहा है तो जाहिर तौर पर घर पे या कोई ऐसी जगह जहां एकांत पढ़ाई के लिए मिले या कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करे, उस हिसाब से घर कितना सपोर्टिव रहा। और मैंने माता पिता की आंखों में वो चमक देखी है जो आपने 24 साल की आयु में आपकी बदौलत आई है। किस तरीके का आप देखते हैं एक फैमिली सपोर्ट? जी। सर मेरे हिसाब से सिर्फ ये परीक्षा ही नहीं, लाइफ में कुछ भी करने के लिए आपको फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। उसी तरीके से सर मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला अपनी फैमिली का। खास करके सर जैसे हमें पता है कि ये जर्नी काफ़ी लंबी होती है और कई स्ट्रेस पॉइंट्स भी इसमें आते हैं, खासकर परीक्षा से पहले या कोई रिजल्ट अगर किसी का अच्छा ना आए उसके बाद। उस सिचुएशन में सर मेरे हिसाब से फैमिली का जो सपोर्ट होता है वो आपको उन लो पॉइंट्स से और सही इक्विलिब्रियम में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम देता है। और जैसे कि सर मैं पिछले साल जो क्लियर नहीं कर पाया था उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे अंदर वो है, थोड़ा सा जो और करना है वो तुम कर सकते हो। तो बस उसी वो जोश जो मिला उसको मैंने इस बार अपने प्रयास में यूज़ किया। बिल्कुल हिमांशु, स्ट्रेस की आपने बात की। पढ़ाई के दौरान कई बार होता है कोई सब्जेक्ट अच्छे से समझ नहीं आ रहा हो या फिर हमें लग रहा हो अभी मंजिल बहुत दूर है हमारी तैयारियां, क्योंकि एग्जाम जब पास आता है तो पता लगता है ये नहीं पढ़ा। आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी? जी, ऐसा होता है। मैंने शुरू में ही प्लानिंग की बात की थी जी। लेकिन अगर इतना वास्ट एग्जामिनेशन कोई होता है तो आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, कुछ ना कुछ छोटी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। इसके अंदर सर सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना पेशेंस को मेंटेन रखना जी। और जो भी टाइम हमारे को अवेलेबल है, अगर एक हफ्ता एग्जामिनेशन से पहले है तो उसको हर एक दिन को अलग अलग घंटों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके उस चीज़ को कंप्लीट करके हम आगे जा सकते हैं जी। और दूसरी चीज़ सर स्ट्रेस के लिए मेरा तो क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ शुरू से, तो शाम को मैं हर कौन सा गेम आप खेलते रहे? सर मैं सबसे ज़्यादा बैडमिंटन और हॉर्स राइडिंग। ये तो दोनों स्ट्रेस रिलीज का सबसे बढ़िया माध्यम है। जी जी जी। तो ये मैंने शाम को अपनी पूरी तैयारी के टाइम पर इन दो चीज़ों को मैंने नहीं छोड़ा और इसकी वजह से थोड़ा सा एक पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन जिसको बोलते हैं, यानी कि तैयारी के दौरान स्पोर्ट्स साथ रहा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो साथ में था। ये पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन जो होती है इससे एक फ्रेशनेस आती है और मेरे हिसाब से थोड़ी एनर्जी जो है वो भी मेंटेन रहती है। जी। एक बड़ा सवाल यहाँ ये भी आ जाता है कि परीक्षा के परिणाम आने के बाद कई ऐसे साथी हैं जो स्ट्रेस में चले जाते हैं। जी। मैं चाहूँगा, क्योंकि आप सफल हैं और बेहद कम आयु में और केवल 2 अटेम्प्ट में आपने सफलता हासिल की है, उन लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर ये समझा जाता है कि जिसने यूपीएससी क्लियर नहीं की, क्योंकि कईयों की मेहनत बहुत अच्छी होती है, स्टडी का जो स्तर होता है वो काफ़ी हाई लेवल पे होता है, वो सोसाइटी के अन्य
इसके इतर भी सेवा अगर दें तो नेशन को बिल्ड करने में, देश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन वो अक्सर ऐसे अवसाद में आ जाते हैं कि उनकी बाद की जो जिंदगी है वो थोड़ी सी उस लेवल की नहीं होती जितना वो डिजर्व करते हैं। कुछ ऐसा उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ जी सर, किसी भी फील्ड में और सिविल सर्विसेज परीक्षा में तो खास करके हम देखते हैं कि रिजल्ट कई बार हमारे फेवर में नहीं जाता है। सर इसमें हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि ये एग्जामिनेशन जो है ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है, पूरी की पूरी लाइफ नहीं है जी। और हमें इसको उस तरीके से ट्रीट भी नहीं करना चाहिए कि या तो यूपीएससी अगर होता है तो हम लाइफ में सक्सेसफुल हैं और नहीं होता है तो हम लाइफ में फेलियर हैं। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। ये एग्जामिनेशन जी इम्पोर्टेंट है बट इतनी भी बड़ी नहीं है कि वो हमारी पूरी लाइफ ही बन जाए। इसलिए सर अगर कोई किसी को निराशा हाथ लगी हो इस बार या पिछली बार भी, तो अगर आप चाहें तो आगे कंटिन्यू करें, अपनी जो गलतियां हैं उनको ऑब्जेक्टिवली असेस करें और आगे बढ़ें। और नहीं तो सर जैसे आपने बताया कि आज हमारे देश में सर ऐसा रेवोल्यूशन हो रहा है, अगर आप स्टार्टअप्स के उसमें देखें या फिर डिजिटल स्पेस के अंदर देखें तो इतनी ज़्यादा वास्ट अपॉर्चुनिटी आज यूथ के पास है कि किसी को भी मतलब डिसहार्टन होने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। अब तो कोलेटरल एंट्री भी हो गई है। जी सर, अब तो लैटरल एंट्री भी इसमें आ गई है। जी जी। जाहिर तौर पर थोड़ा सा मूड हल्का कर लेते हैं, स्कूल के दिनों की याद कर लेते हैं, क्योंकि हिमांशु आज यूपीएससी क्लियर करके खड़ा है। लेकिन जब स्कूल के दिनों में बात करें तो स्कूलिंग कहाँ से हुई और क्या स्कूल के समय सोचा था कि हाँ भाई, जब भी पूछते हैं अक्सर ये होता है कि हाँ भाई बता क्या बनेगा, तो उस समय क्या सोचा था? क्या जी सर मेरी क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे तो मेरी स्कूलिंग काफ़ी सारे अलग अलग स्टेशंस पे हुई है। हालांकि मैंने अपनी 10th और 12th माउंट सेंट मेरी स्कूल न्यू दिल्ली से ही की है। जी सर स्कूल के टाइम पर जब भी पूछा जाता था तो हमारे कैंटोनमेंट के बाकी बच्चों की तरह मैं हमेशा आर्मी ही बोलता था। जी जी, पापा को खुश करने के लिए। जी दोस्तों के फोन भी आए होंगे, क्या कहा? क्योंकि बड़ी हल्की फुल्की बातें होती है इस वक्त, तो अभी एकदम से अरे भाई कोई ऐसा कुछ शेयर करना चाहे? सर दोनों स्कूल के भी और कॉलेज के भी जो मेरे क्लासमेट्स थे उन सब के मेरे को ऑलमोस्ट फ़ोन आए हैं। और जैसे आपस में उसमें होता है तो उनके लिए तो मैं अभी भी वही हूँ जो उनके साथ बैठता था या फिर साथ में हम लोग क्लास के बाहर घूमने जाते थे, मूवी देखते थे। तो सबसे पहले तो वो बहुत सरप्राइज थे कि तुमने कैसे कर लिया है। तो अक्सर ये लगता है। जी जी जी, तो सबसे पहले तो सरप्राइज थे, लेकिन जो हमारी आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है और जो खुशी है वो डेफिनेटली उन्होंने कन्वे करी। एक दोस्त समझ सकता है कि भाई जो मेहनत आपने की है, क्योंकि जाहिर तौर पे दूरियां उनसे भी हुई होंगी इस दौरान। आपने स्पोर्ट्स को तो पास रखा लेकिन कुछ दोस्तों को कुछ दिन दूर भी किया होगा। जी जी। अब एक कह सकते हैं कि लाइफ ने एक नया फेज ले लिया है और भारत भी चूंकि अमृतकाल से अब आगे बढ़ने की तैयारी में है। आज़ादी के 75 साल पूरे हम देख रहे हैं और इन 75 सालों में पूरा भारत बदल गया है। हम अब दुनिया की निगाहों में भी हैं और आप जिस पद पे भी जाएंगे वो संभवतः पब्लिक डीलिंग का रहेगा, लोगों से मिलाप का रहेगा। और आप उस बैकग्राउंड से आते हैं जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, खेत किसानी से आते हैं। आपके गांव की बात करूं तो गांव में भी जबरदस्त तरीके से लड्डू बटे हैं कि भाई हाँ हमारे गांव का अब बड़ी सर्विस में चला गया, बड़ा अफसर बन गया, ये कहते हैं। तो गांव का अनुभव कैसा है? जी मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के गाड़ाखेड़ा गांव से बिलोंग करता हूं और लगभग सारी गर्मी और सर्दी की छुट्टियां हमारी गांव के अंदर ही बीती हैं। और जैसे कि आपने बताया गांव के अंदर तो ऐसा जैसे दिवाली और होली का माहौल होता है वैसा माहौल बना हुआ है। और मेरे हिसाब से इसका सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उन बच्चों से जो गांव के अंदर अभी भी रह रहे हैं। उनको मेरे हिसाब से एक मोटिवेशन मिलती है कि अगर भैया भी हमारे साथ इधर के ही होकर के कर सकते हैं तो हम सब भी उसके अंदर करा जा सकता है उस चीज़ को। जी ये अच्छी बात है, क्योंकि गांव में अब कोई तैयारी करना चाहेगा तो उनके पास एक सेंटर, एक पॉइंट है जिनसे पूछ सकते हैं कि भाई इस परीक्षा के लिए पढ़ा कैसे जा सकता है। आगे क्या आपने सोचा है? क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होना है, लाइफ भी नए फेज में जानी है, चूँकि 24 ईयर्स के हैं और जाहिर तौर पर अब
गांव से और शहर से जब बिलोंग करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई वो जब भी कोई कामयाब आदमी होता है तो रिश्ते देखने भी शुरू कर देते हैं और हो सकता है कुछ तो ऑफर आपके मदर फादर के पास आ भी गए हों जी। तो अब क्या सोचा है? देश सेवा में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, और भी इसी दिशा में कुछ और बेहतर करने की दिशा में क्या सोच रहे हैं? जी सर, अभी तो सबसे पहले जो सर्विस एलोकेशन होगी उसकी प्रक्रिया का वेट कर रहा हूँ मैं जी। और उसके बाद आगे करियर प्रोग्रेशन के लिए जो डिसीजन होगा वो उसी के बेसिस पे मैं लूँगा। और जहाँ तक रिश्तों की बात है सर, मैं उनको पेरेंट्स के ऊपर छोड़ना चाहूँगा ताकि मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करूँ, और इसीलिए सर। नहीं, जाहिर तौर पर एक बेहतर मैच भी आपको मिले, यही चौक मीडिया की कामना है। कुछ बातें उन बच्चों के लिए, चूंकि अब कैरियर बनाने का प्रेशर, चूंकि एक बार फिर से हम अपने इंटरव्यू की दिशा को चेंज करें, छोटे बच्चों पे बचपन से आ जाता है। जब वो स्कूल संभवतः 6 में होते हैं तब से कि भाई हमें ये बनना है। आजकल देख रहे हैं जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे IIT में जाना हो, चाहे हमें MBA करना हो या हमें MBBS करना हो, कुछ भी बनना हो प्रोफेशनल, तो तैयारी शुरू से कर देते हैं कि हमें इसी दिशा में अब आगे बढ़ना है। एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है बच्चों पे, वो प्रेशर रिलीज करना आवश्यक है। क्या कहेंगे इस सफलता की जर्नी में कि जिस सबसे बड़ी जॉब के लिए लोग कहते हैं कि बच्चों को उनका बचपन खत्म कर दो, मेरा यहाँ एक डर भी है कि बच्चों का बचपन इस कैरियर बनाने में पिछड़ रहा है। आपने केवल 3 साल की कड़ी मेहनत में अपनी यंग एज में उस अचीवमेंट को पाया है। उन पेरेंट्स के लिए भी आप क्या कहेंगे जो बच्चों को बहुत अर्ली एज में उनके खेलने कूदने के दिन में उन्हें स्पोर्ट्स से तो दूर कर ही रहे हैं, साथ में उनकी बचपन की खुशियों से भी दूर कर रहे हैं, केवल और केवल पढ़ने के लिए, कैरियर बनाने के लिए? सर, इसमें मेरा ये सोचना है कि जो पेरेंट्स हैं उनका जो इंटेंशन है वो गलत नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी कमियां हैं। जैसे आपने बताया सर, मैंने अभी शायद कुछ ही दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि कुछ कोचिंग अकेडमियाँ 5th और 6th क्लास के बच्चों को एनरोल कर रही हैं 6-6 घंटे के प्रोग्राम्स में। तो सर मुझे लगता है कि इतनी छोटी एज में जब बच्चे को खुद ही नहीं नॉलेज होता है कि मैं क्या आगे करना चाहूँगा या चाहूँगी और क्या मेरे कुछ पर्टिकुलर स्किल्स हैं जिनको मैं आगे होन कर सकते हैं, उस एज में बच्चे को इतना सीरियस उसके अंदर डालना मेरे हिसाब से उसका सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं, आई थिंक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं उस पर डिस्टर्ब होता है जी। क्योंकि सर जब बच्चा इतनी छोटी एज में है, 12 साल 13 साल का है, तब उसका दिमाग जो है एक तरह से खुल रहा होता है, मल्टीपल आइडियाज उसके अंदर आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वो समझते हैं। उस टाइम पर पेरेंट्स से मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि उस चीज़ को सपोर्ट करें कि बच्चा जो है अलग अलग चीज़ों को समझे, और उसके बाद एक बार 10th 11th में पहुंच जाते हैं तब आपके पास काफ़ी टाइम होगा कि आप एक डिसीजन ले सकें कि हाँ कौन सी स्ट्रीम आप चूज़ करना चाहेंगे और क्या आगे फ्यूचर में करना चाहेंगे। जी हिमांशु जी, जो चौक मीडिया इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए कि उन्होंने अभी सोचा कि चलो हम भी IAS बनते हैं, तो उस सोच से जो अभी हुई है और सफलता तक जो आपने ली है, कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बताएंगे कि इनके जरिए वो क्रमबद्ध रूप से चलें तो सफल होंगे? जी सर, सबसे पहले तो जो ये सोच है इसी के लिए मैं उनको बधाई दूंगा अगर किसी के दिमाग में आई है जी। क्योंकि सोच से ही राह जो है वो शुरू होती है। दूसरा सर, अगर मैं कर्मरत तरीके से चलूं और आपको बताऊं तो अगर एक बार आपने ठान ही लिया है तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो एक बार सिलेबस जो है UPSC का उसको डाउनलोड करना चाहिए। उसमें देखना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या उसके अंदर टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे और क्या क्या सबसे ज़रूरी आपके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपके पास अवेलेबल हैं और उसमें से कौन सा आप चुनना चाहेंगे। दूसरी सर चीज़ जो करनी चाहिए वो है अपनी एक स्ट्रेटजी बनाने की, एक अपना प्लान बनाने का कि मैं अगले साल या 2025 में अपना पहला अटेम्प्ट देना चाहूँगा। वो चीज़ आपने कर ली, उसके बाद आप एक टाइम वाइज प्लान बना सकते हैं कि पहले 6 महीने के अंदर मैं सारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ूंगा। इस तरीके से छोटे छोटे गोल्स में उसको तोड़ना है पूरी परीक्षा को, ताकि वो एक साथ ऐसा ना लगे कि पूरा पहाड़ ही एक साथ कूदना है ऊपर से। थोड़ा थोड़ा करके उसके ऊपर जाने के लिए छोटे गोल्स की ज़रूरत होगी। उसके बाद कुछ किताबें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये YouTube के अंदर
ऑलमोस्ट सारी ही वीडियोस के अंदर ये बुक्स का जो नाम है वो अवेलेबल है जी। और चौक की जनता के लिए अगर बताना होगा तो मैं फिर से सारी बुक्स का जो है वो रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। बिल्कुल। एंड उसके बाद एक बार आपका बुक्स आ जाती हैं, उसके बाद बस आपको अपना शेड्यूल बनाना है। एंड सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो उस आइडिया को जो आपको आया है उसको एक्शन में उतारना है जी। उसको एक्शन में उतारेंगे, वही आपके लिए रिजल्ट लेके आएगा। बिल्कुल। हिमांशु जी, चलते चलते चौक के दर्शकों के लिए एक मैसेज। जी, खुश रहिए, चौक को देखते रहिए और अगर आपको इससे थोड़ी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो उसको अपने आसपास वालों से ज़रूर बांटिए। बिल्कुल। तो आज एक सफल यूपीएससी के अभ्यर्थी हमारे साथ थे, हिमांशु, और जाहिर तौर पर कुछ अच्छी और बेहतर बातें जो आपके करियर को सफलता की ओर बढ़ा सकती है वो रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात इन्होंने कही है कि अगर क्रमबद्ध तरीके से, प्लान वे से फोकस करके और एक एक सीढ़ी चलकर मंजिल तक पहुंचा जाए तो सफलता आपके हाथ लगेगी। और जाहिर तौर पर स्ट्रेस को एक किनारे हमेशा रखिए और अपनी जो खासियत है, खूबी है, जो आप में हुनर है, जो आप चाहते हैं, जो आपके लाइफ में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाती है, वो भी पढ़ाई के दौरान साथ रखिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अंकित तिवारी लेता हूँ विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी खास और अहम शख्सियत के साथ। नमस्कार। आपके बेटे हिमांशु का अभी यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले तो आप बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है? धन्यवाद। मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ, खुशी, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो करेगा और ये उसकी मेहनत थी मैम, और उसने ये प्रूव किया और उसने अपनी तैयारी की, और जो तैयारी की वो सेल्फ स्टडी की, तो उसके लिए उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था। और उसकी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ थी, जैसे वो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर था, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, ऐसा कोई गेम नहीं जो वो नहीं खेलता। जब वो 13 साल का था तो वो राइडिंग का नेशनल चैम्पियन बना। तो वो सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का देखते हुए मुझे मालूम था कि वो अच्छा करेगा। और जो स्टडी जो कर रहा था उसके साथ साथ वो फिजिकल पे भी उतना ही ध्यान देता है। तो सुबह शाम दोनों टाइम वो फिजिकल करता था ताकि स्ट्रेस आउट हो जाए। तो आपने ये सोचा था कि एग्ज़ाम दिलवाना है यूपीएससी का, या फिर आपने मतलब उनका खुद का ये चॉइस रहा था? हमने सोचा भी था और उसका खुद का चॉइस ही था। अच्छा, तो बचपन से ये उन्होंने सोच रखा था कि यूपीएससी तैयार करना है? बचपन से नहीं, बाद में उसको लगा कि मेरे को इसी फील्ड में जाना है। तो क्या उनको कभी महसूस नहीं हुई कमी कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हर बच्चा एक इंस्टीट्यूट में जाने की कोशिश करता है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैम, आज तक उसने कोई कोचिंग नहीं ली। जी। जनरली जब उसने 10+2 किया तभी अपने सेल्फ स्टडी की। ये जब अपनी वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए गया, प्रोफेशनल डिग्री के लिए, तो वो भी उसने सेल्फ स्टडी की। और यहाँ आने के बाद जब मणिपाल विश्वविद्यालय में वो आया तो उस टाइम लॉकडाउन था, और लॉकडाउन ने उसने रियलाइज़ किया कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है, हमारे ब्यूरोक्रेसी की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसने हट करके आर्मी, उसको तो आर्मी बैकग्राउंड में रहा हमेशा कैंट के अंदर, यहाँ पे आकर के उसने डिसाइड किया कि ये एक फील्ड है जहाँ मुझे ज़रूरत है। और सेल्फ स्टडी जो कंसर्न है, सेल्फ स्टडी उसका पर्सनल डिसीजन था। इवन वो लाइब्रेरी भी नहीं जाता था, वहीं पे अपनी तैयारी करता था। और उसने कहा कि ये कोचिंग दुकानें हैं, ये वेस्टेज ऑफ मनी है और टाइम मेरा बहुत वेस्ट होता है। 600 बच्चे उन्होंने डाल रखे हैं। जी। तो वो जा कर के बाजीराव और ये देख करके आया, वहाँ पर दिल्ली गया। उसने कहा नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली इनकम्फर्टेबल रहूँगा, मेरे खाना पीना ठीक नहीं रहेगा, और मैं यहीं तैयारी करूँगा, उस समय को नहीं बर्बाद होने दूँगा। आप खुद भारतीय सेना में हैं, अब आपके घर में एक और सरकार के साथ काम करने वाले आ गए, तो ये क्या फैमिली में दिग्गज लोगों की चली आ रही है? देखिए मैम, ऐसा है कि मेरे फादर फार्मर थे जी। और हम 6 भाई हैं, जी। 6 के 6 आर्मी में हैं। अच्छा। और हमने तो इसको भी यही बोला कि वट एवर चॉइस इज योर। तो ये एनडीए क्वालिफाई किया, जेडीएस क्वालिफाई किया, हर एग्ज़ाम पास किए उसने, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ा जो उसने नहीं पास किया। लेकिन इसका ये पर्सनल डिसीजन था, जब लॉकडाउन के अंदर जब रियलाइज़ किया कि इस फील्ड में मुझे कुछ करना है और हटके करना है, तो इसने मैम ये चुना है। तो आफ्टर 12th हिमांशु के पास क्या था? आफ्टर 12th के बाद तो इंजीनियरिंग किया ना, अच्छा, बीटेक इंजीनियरिंग से फिर चेंज होके ये यूपीएससी में आए हैं। जी मैम, जी मैम। थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे नहीं